वीडियो के थ्रू आप बहुत अच्छी ई लर्निंग करते हैं और उससे हम आइडिया ले लेते हैं जनाब कि हमारा जो प्रोसेस है हाइड्रो सीरी या ज़ीरो सीरी वो किस तरह चल रहा है, किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कल हमने चैप्टर 11 को एंड किया था। आज हम चैप्टर 12 अपने सामने शुरू करते हैं और हमारे पास जो बुक में पेज नंबर है 257 से स्टार्ट होता है ये और 258 पर आपको पॉन्ड इकोसिस्टम नज़र आता है। ठीक है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम जो है वो आप हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम की डेफिनेशन एज यूजुअल वही है कि इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एरिया। तो उसकी आप बात कर रहे होते हैं। तो अब इस इकोसिस्टम में हम इस चैप्टर में मेजर इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे पानी के मेजर इकोसिस्टम। पानी दो तरह से हमें नजर आता है। एक को आप मीठा पानी कहते हैं, हालांकि वो मीठा नहीं होता लेकिन हम उसको उर्दू में मीठा कह देते हैं। लेकिन अगर असली मीनिंग करें तो फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी। ताज़ा पानी से मुराद ये होती है कि इसमें सैलिनिटी बहुत कम होती है। ताज़े पानी को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है लैंटिक वाटर और दूसरा कहलाता है लॉटिक वाटर। ठीक है, लैंटिक वाटर वो पानी जो ठहरा हुआ होता है, स्टेगनेंट हालत में हमें नज़र आता है, उसे हम कहते हैं ठहरा हुआ पानी या लैंटिक वाटर। इसकी बायोलॉजी अलग होती है बिल्कुल और हम उसमें जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो अटलांटिक वाटर की एक अलग से रिसर्च कर रहे होते हैं। और इसमें हमारे पॉन्ड्स और लेक्स आती हैं, झील। जैसे आपने करली झील आप घूमने गए हो तो आपने देखा हो कि झील में यहाँ पानी जो है वो बारिश का जमा होता है और फिर वो पूरे सीज़न में हमारे काम आता है और वहाँ पर एक अपना ही उसका बायोटा और फाना होता है। जबकि दूसरा टाइप जो लॉटिक वाटर है, इट इज कॉल्ड द रनिंग वाटर, भागता पानी, चलता पानी। लाइक रिवर्स हैं, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, झरने, आप आबशार जिसे कहते हैं, चश्मा जिसे कहते हैं, जो पानी जमीन से निकलकर बाहर आ रहा है वो बहता चला जाएगा और आगे जाकर कहीं ना कहीं वो रिवर्स में जा रहा होगा या फिर चश्मे और झरने का पानी रिवर्स बना रहा होगा मुख्तलिफ मिलकर और रिवर बहता हुआ नीचे आकर समंदर में गिर रहा होगा। उसमें हम फिर बीच में अगर उसको रोकना चाहते हैं पॉन्ड या लेक्स बनाने के वो अलग तरीके हैं। डैम बना रहे हैं हमने तो वो हम पानी को रोक लेते हैं अपने इस्तेमाल के मुताबिक, फिर उसको यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह दो तरह के फ्रेश वाटर की टाइप्स हमें नज़र आती हैं। लैंटिक वाटर की जो पॉन्ड है तो वो पॉन्ड एक पूरा इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम को आप यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली बात कि पॉन्ड किसे कहेंगे आप। पॉन्ड इज an example of freshwater ecosystem. It may be developed behind a dam or near a river. ये आपका पॉन्ड डैम जो हमारे होंगे उनकी पानी वहाँ से जो निकल कर साइडों में कहीं रुक जाए तो उसे आप कहते हैं कि वो पॉन्ड बन गया। या फिर दरियाओं के किनारे कुछ पानी जमा हो गया साइडों में तो उसे हम कहते हैं पॉन्ड। पॉन्ड में इट्स लाइफ स्पान रेंज फ्रॉम फ्यू वीक्स। इस पॉन्ड के अंदर जिंदगी चंद हफ्ते हो सकती है या फिर सेवरल हंड्रेड ईयर्स या फिर कई 100 साल तक भी ये चल सकती है। डिपेंड करता है पानी वहाँ आ कैसा रहा है, कितना आ रहा है। अगर सीजनल वाइज है तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ अर्से जमा हुआ और फिर ख़त्म हो गया तो इकोसिस्टम बंद। इसकी बहुत आसान सी मिसाल हमारे पास है कि अगर हम अपने घर के बाहर ही गली या रोड पर एक छोटा सा गड्ढा खोद दें और उसमें हम पानी भरते रहें रोज़ाना की बुनियाद पर तो वहाँ पर एक छोटा सा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। ठीक है,
सवाल एक पूछा है जी, ये पॉन्ड इकोसिस्टम लैंटिक क्यों है, ये पूछा आपने। जी, लैंटिक की टाइप, लैंटिक में हमने कहा कि पॉन्ड और लेक्स हैं टाइप्स, इसकी इसकी एग्जाम्पल्स हैं ये। तो लैंटिक में पॉन्ड इकोसिस्टम, तो ये लैंटिक वाटर ही एक्चुअल पॉन्ड इकोसिस्टम, ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ। अब आप ने अपनी उस छोटे से गली के हिस्से में पानी रोज डाल रहे हैं ना आप, और घड़ा जो बना हुआ वहाँ पानी खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको वहाँ पर जिंदगी के आसार नजर आने लग जाएंगे, और वो पौधों एलजी की शक्ल में होंगे। फिर उसके बाद पौधों का बढ़ना, और फिर वहाँ कोई ना कोई एनिमल्स, इंसेक्ट आ जाना, तो वो बनना शुरू हो जाएगा एक छोटा सा इकोसिस्टम। बहुत छोटा होगा, क्योंकि ऐसी बात है गढ़ा बहुत छोटा सा है। इसी तरह अगर पॉन्ड बड़ा है तो उसकी लाइफ स्पान बढ़ जाती है, और अगर वो छोटा है तो उसकी लाइफ स्पान छोटी रहती है। और साथ ही डिपेंड करता है कि पानी उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम में हम दो कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम का सवाल शॉर्ट में आपको मिल जाता है, तो शॉर्ट के हिसाब से आपने उसमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये जो हम फ्रेश वाटर की टाइप्स है, ये फिर हम उसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है। ये लैंटिक वाटर और लॉटिक वाटर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में हम शॉर्टली आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई डिफाइन द कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो वहां पर आप फिर दोनों कंपोनेंट बता रहे होंगे पॉन्ड की डेफिनेशन के बाद। कंपोनेंट कौन से बताने हैं, जो चैप्टर 11 में पूरी तरह डिस्क्राइब किए ना आपने, उनको यहाँ शॉर्ट में बताना है, स्पेसिफाई करके फॉर ओनली द पॉन्ड इकोसिस्टम। जैसे अगर आपको याद दिलाएं कि चैप्टर 11 में आपने एबायोटिक कंपोनेंट की डिटेल के साथ, अब उस एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपने क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर, फायर, वो आपने किया। इसी तरह से टोपोग्राफी आपने की, तो वहाँ पे स्लोप, एक्सपोजर, इलेक्ट्रिक फैक्टर में आपने वेदरिंग ऑफ सॉइल या पैडोजेनेसिस, वो कैसे हो रही है, उसकी आपने बात की। तो ये हम सब बता रहे होंगे इसमें, लेकिन बहुत छोटा करके, और वो जो स्पेसिफिक है सिर्फ पॉन्ड में, वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फायर यहाँ पर जरूरत नहीं है, फायर तो यहाँ लगेगी नहीं, आग तो जंगल तो नहीं आएगी, तो उसका आप जिक्र भी नहीं करेंगे। तो दो बेसिक कंपोनेंट वही एज यूजुअल, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, इन दो को आपने बताना है। अब एबायोटिक कंपोनेंट जिस तरह हमने वहाँ किए थे, उन्हीं बातों में से जो पॉन्ड के लिए स्पेसिफिक है, उनको आप ज़्यादा बेहतर तौर से, ज़्यादा क्लियर करके बता रहे हैं। ये एक छोटा सा पॉन्ड है जिसकी डायग्राम आपके सामने है। इसमें ये प्रोड्यूसर्स हैं, मर्ज और सबमर्ज प्लांट, डिकम्पोजर्स हैं नीचे हमारी तह में, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर्स में हैं, और हमारी हर्बीवोरस मछलियाँ कंज्यूमर्स, टर्टल टर्शरी कंज्यूमर, इंसेक्ट यहाँ पर मौजूद है एज अ कंज्यूमर। तो एक छोटा सा एरिया में हमारे बायोटा मौजूद है। एबायोटिक में हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, उसकी बात करते हुए आपको डिफाइन करना है कि भाई एबायोटिक कंपोनेंट्स में यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को, वो है इसके न्यूट्रिएंट्स। द पॉन्ड इज अ बैलेंस सिस्टम ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर पानी और न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हालत में मौजूद होते हैं। बैलेंस हालत से मुराद ये है कि यहाँ पानी की क्वांटिटी इतनी होगी कि
हमारा जो पॉन्ड में रहने वाला एनिमल है वो आराम से, लाइक फिशेज और अदर्स, वो आराम से जिंदगी गुजार सके। और जो हमारा उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए कंपोनेंट हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, वो यहाँ अवेलेबल है। तो हम कहते हैं कि जी ये पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हालत में हमें नज़र आते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट, दे एंटर इन द पॉन्ड फ्रॉम सराउंडिंग ग्राउंड और स्ट्रीम्स। अब हमारे पास यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉलिड हालत में होंगे, कुछ तय में बैठे होंगे और कुछ पानी में डिजॉल्व। जो तय में बैठे होंगे वही आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि उनको ब्रेक किया जा रहा होगा, डिकम्पोज किया जा रहा होगा। इसी तरह से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे सराउंडिंग से, जो पानी आ रहा है वो लेकर आ रहे हैं। अगर स्ट्रीम से पानी आ रहा है, चश्मे से, तो वो भी न्यूट्रिएंट्स को साथ लेकर आ रहा होगा। इसमें दोनों तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ज़्यादा होते हैं, स्ट्रीम की मदद से पानी ग्राउंड में जो आ रहा होगा। ऑर्गेनिक यही खुद बनेंगे, डेड बॉडीज जो बनेगी उनसे ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा। The nutrients are very important because they regulate the rate of functioning of entire ecosystem. पूरे इकोसिस्टम को फंक्शन रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो इसका न्यूट्रिएंट्स होता है। जो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो मौजूद हैं तो इकोसिस्टम में लाइफ चलती हुई या कंटिन्यू रहेगी। और अगर वो गड़बड़ कर गए तो फिर गड़बड़ हो सकती है, लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, पौंड की फाना डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हम फिर लिखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर एक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, बड़ा। यहाँ पर हम जो बात मैक्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मेगा। मेगा माने होता है लेंथ वाइज। मैक्रो माने आप दोनों टर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो यूजुअली इस्तेमाल होता है क्वांटिटी में बड़ा, लार्जर क्वांटिटी। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है वो पॉन्ड इकोसिस्टम में उनकी मिकदार बड़ी होती है, मिकदार, क्वांटिटी। ठीक है। जबकि कम क्वांटिटी में यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ मौजूद होते हैं, जो आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, ये यहाँ पर हमारे पास यूजुअली मौजूद होते हैं। तो इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है, क्योंकि इनकी बॉडी में भी रिक्वायरमेंट कम होती है। याद है ना आपके, हमारी अपनी अगर बॉडी की बात करें तो उसमें भी ये चीज़ें थोड़ी कम मिकदार है ना। अब ये देखें, आपको मैंने जो पहले भी समझाया था कि हम पॉन्ड इकोसिस्टम में सिर्फ जो एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं वो उस तरह से हेडिंग वाइज हमने टोपोग्राफी, जो टोपोग्राफी यहाँ पर तो है ही नहीं, ये तो एक पानी का घड़ा है। फिर यहाँ पर वो नहीं बन रहा, कोई सॉइल डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है ना, सॉइल पहले से ही बारीक है, और भी जो आएगी वो भी बारीक ही, रेती पत्थर तो नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इतनी चीज़ों को यहाँ ऐड नहीं करते। लाइट यहाँ ऐड नहीं किया, क्योंकि लाइट तो पूरे पॉन्ड में मौजूद है। तो इस तरह से ए पार्टी कंपोनेंट में स्पेसिफिक चीज़ें आपको लिखनी होंगी। हर इकोसिस्टम में हम आगे भी अगर हम बात करेंगे, मैरीन की, फॉरेस्ट की, डेजर्ट इकोसिस्टम की, रेन फॉरेस्ट की, सवाना की, तो वहाँ पर भी ए पार्टी कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा अलग अलग हेडिंग्स से आपको नहीं बताने होंगे।
बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी तरह बायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपसे कहा था कि बायोटिक कंपोनेंट में बेसिक जो 3 हेडिंग्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी। वो क्या हम इनको कम लिख रहे होंगे, लेकिन हेडिंग्स यही कर रहे होंगे। जैसे हमने वहाँ चैप्टर 11 में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, इनको डिस्कस किया था। यहाँ भी आप इन्हीं को, पॉन्ड में प्रोड्यूसर कौन है, पॉन्ड में कंज्यूमर कौन है, डिकम्पोजर कौन है, तो यही आप यहाँ बता रहे हैं। सही। प्रोड्यूसर कौन होगा जी? एज यूजुअल ग्रीन प्लांट्स, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, और पॉन्ड फेवर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब हर एक जगह, यानी हर एक एरिया में स्पेसिफिक प्लांट डेवलप होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कॉमन है, सभी जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर पौधे आपको ऐसे मिलेंगे जो खास जगह ग्रो करते हैं। तो इसी तरह से पॉन्ड जो होता है वो भी छोटी जड़ी बूटियों, ग्रास फैमिली के लिए बड़ा सुइटेबल है। तो पर्टिकुलर प्लांट्स यहाँ ग्रो करते हैं। इसीलिए हमने इनको भी, प्रोड्यूसर्स को, दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक कहलाता है माइक्रोफाइट्स, जिसको आपने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टन के नाम से, अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले वीडियो में भी। फाइटोप्लैंक्टन्स में आप कहते हैं कि ये माइक्रो है, छोटी एल्जीज हैं, फ्री फ्लोटिंग एल्जी, ठीक है, लाइक क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है, डायटम्स, नोस्टॉक वगैरह। तो ये हमारे पॉन्ड में एज अ फ्री फ्लोटिंग एल्जी के नाम से हमें नजर आते हैं। ठीक है जी। फिर हम दूसरी हेडिंग लगाते हैं मैक्रोफाइट के बड़े साइज में, ठीक है ना। दे आर रूटेड और लार्ज फ्लोटिंग प्लांट्स। ये जो हैं वो या तो जड़ वाले पौधे हैं, या पानी के ऊपर जिनके पत्ते, स्टेम और रूट पूरी आपको ऊपर फ्लोट करती हुई नजर आ रही है। विच ग्रो इन शैलो वाटर। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रोफाइट। अब मैक्रोफाइट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक वो जो मुकम्मल तौर पे पानी में, पानी से ऊपर उनका ना लीव है ना उनका स्टेम है, जैसे आपने पहले ही पढ़ा था, हाइड्रिला, पोटामैगिटन, वेलस्मेरिया, ट्रापा, अभी भी वीडियो में आपने देखा है। तो और में वो तो खैर सीरियल था ना, हाइड्रोसीरी थी, लेकिन उसमें भी आपको यही नाम नजर आएंगे। और वो स्टेज थी सबमर्ज स्टेज। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी पार्शली। पार्शली का मतलब कि उनकी स्टेम और रूट तो पानी में, लेकिन उनकी लीफ और फ्लावर पानी से ऊपर है। वाटर लिली, नेल्वियम, यानी लोटस, और एक और भी है। तो मैक्रोफाइट के हम ये नाम अलग से पढ़ें। अब यहाँ पर आपको मैक्रो और माइक्रोफाइट की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये शॉर्ट में आया है। हाँ, अगर किसी ने तबाक से लॉन्ग में पूछ लिया, ठीक है ना, कोई ऐसा टीचर हो जिसने कहा कि यार चलो पॉन्ड इकोसिस्टम लॉन्ग में दे दो, तो फिर आप इनकी डेफिनेशंस ऐड करते चले जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। प्रोड्यूसर की डेफिनेशन आप पहले लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, फिर आप ये बात, फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते हैं वो पहले लिखेंगे, फिर मैक्रो और मैक्रो की टाइप्स, इनकी डेफिनेशंस। ठीक है। दिमाग चलाना सबसे मेन है। दिमाग अगर आपने चलाया तो इंशाल्लाह नंबर अच्छे आ जाएंगे, और दिमाग नहीं चला तो बड़ा मजा आ जाएगा। मतलब सबमर्ज्ड, सबमर्ज बेटा जो पानी के अंदर डूबे हुए हों उनको कहते हैं। तो वो प्रोड्यूसर्स में माइक्रो और मेगा, यानी मैक्रो फाइट्स की आपने बात कर दी, फिर मैक्रो में आपने दो फर्दर डिवीजन कर दी, टोटल सबमर्ज या पार्शली सबमर्ज्ड। और फिर हमने बात की कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स आर एनिमल विच आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये हमें मालूम है। कंज्यूमर तो हमेशा होता कौन, एनिमल, इस्तेमाल, या उर्दू में हम उसे कहते हैं कंज्यूमर्स को इस्तेमाल ये, और प्रोड्यूसरों को कहते हैं मेरा पैदावार ये, ऐसा कुछ लफ्ज़ है। बहरहाल, तो ये एनिमल्स ही होते हैं जो कि
ग़िज़ा नहीं बना सकते, तो अपनी ग़िज़ा पौधों से लेंगे या फिर दूसरे जानवरों से लेंगे, ऐसे ही होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना? इसकी बात की थी आपने। तो यहाँ पर भी हम वही बात करते हैं नाम के साथ, कौन प्राइमरी होगा, कौन सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो हर्बीवोरस हैं, हर्ब्स पर ही डिपेंड करेंगे, और उनमें हमारे क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, मीठे पानी के मोलस्का आ जाते हैं, स्नेल वगैरह आ जाती है, जू प्लैंक्टन हर्बीवोरस फिशेस हैं, यंग इंसेक्ट्स हैं। यंग इंसेक्ट किसे कहते हैं? वो जो हमारे अभी लार्वल स्टेज में ना, उनको, और अभी भी नए इंसेक्ट बने हैं उन, ठीक है। सेकेंडरी में हमारे वो जो फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, लाइक डाइविंग बीटल्स, बीटल्स होती हैं, इंसेक्ट होती हैं एडल्ट, और ये पानी के अंदर जाकर हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं लाइक जू प्लैंक्टन्स हैं, छोटे मोलस्का हैं, उनको ये खाती हैं। फिशेज़ हैं, ये फिशेज़ हैं, फिशर नहीं है, फिशेज़ हैं और कार्निवोरस फिशेज़ हैं, वो हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर के तौर पर बड़ी मछलियाँ हैं, और वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रही हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स यहाँ पर एक ही होगा बड़ा, जो कि टर्टल कहलाएगा, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहा होगा, यानी बड़ी मछलियों को ये खा रहा होगा। ठीक है, टर्टल से मुराद एक टर्टल नहीं, कई स्पीशीज़ हैं टर्टल की, तो एक ही पॉन्ड में कई टाइप की स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं, और डिपेंड करता है कि उस एरिया में कौन कौन सा टर्टल पाया जाता है। उसी तरह से टर्टल यहाँ हो। फिर हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। एज यूजुअल डीकम्पोजर्स आपको हर जगह, हर इकोसिस्टम में डीकम्पोजर आपको मिलेगा, और दो तरह के मिलेंगे। एक वो होगा जो बैक्टीरिया, और दूसरा वो होगा जो फंजाई, है ना? एक बैक्टीरिया होगा और एक फंजाई होगा। अब ये दे आर सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक किसे कहते हैं? सेप्रोट्रॉफिक हम कहते हैं ऐसे एनिमल्स या फंजाई को या बैक्टीरिया को जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं। अब प्लांट मर गए, एनिमल मर गए, तो उनको जो फीड करेंगे एज अ डीकम्पोजर्स, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक। ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये फंजाई भी हो सकते हैं। और हमारे जो यूजुअली कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे हम को भी कवर में दफना दिया जाता है, तो हम पर भी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, और ज़रूरी है बहुत। आपने पहले ही पढ़ा था 11th चैप्टर में, हमने आपसे कहा था कि हमारे जितने भी हमने मटेरियल जमा किया बॉडी में, और वो बॉडी से बाहर निकालना है, इन्वायरमेंट को वापस करना है, तो उसके लिए तरीका यही है कि डिकम्पोज कर दिया जाए। ठीक है, लाइक जो फंजाई की एग्जांपल है, एस्परगिलोसिस, पेंसिलियम, राइजोपस वगैरह, वो हमारे डिकम्पोजर्स हैं जो यहाँ पॉन्ड में नज़र आते हैं। जी, ठीक है जी। तो ये हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम में आपने डिस्कशन किया, और पॉन्ड इकोसिस्टम में शॉर्ट में आप ये बात डील कर रहे होते। मैंने आपको पहले कहा, किसी ने अगर इत्तेफाक से लॉन्ग में दे दिया तो फिर आप तमाम की चीज़ों की डेफिनेशन उसमें ऐड करते चले जाएंगे। बाकी नाम, एनिमल कौन सा मौजूद है, प्लांट कौन सा मौजूद है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स में हो चाहे कंज्यूमर्स में हो, वो आपने ज़रूर इसमें लिखना है। उसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा कि आप सिर्फ लिख दें ये एनिमल है, तो एनिमल कौन से हैं ये ज़रूर बताना। अब आपकी बात आ जाती है मेरीन में, ठीक है। और मेरीन इकोसिस्टम आपको मिलेगा जनाब, बता दूँ पेज नंबर 260 पर, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज में भी बता दूंगा। 260 पर आपको एमसीक्यूज भी नजर आएंगे। Marine, the ocean is the greatest reservoir of living organisms along with the oceans. ये हमारा सबसे बड़ा सोर्स है
ज़िंदगी को कंटिन्यू करने का। क्यों? क्योंकि इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये समंदर हमारे, बचपन में पढ़ा ना आपने कि ये हमारी ज़मीन का 3 हिस्से पानी है और 1 पार्ट ड्राई लैंड है। 70% जो हमारे यहाँ पानी मौजूद है वो समंदर की शक्ल में मौजूद है। इसका बहुत कम हिस्सा मीठे पानी में है। ठीक है। Generally, sea consists 3.5 salt salinity, while average temperature is about 32। ये एमसीक्यू का गा लीजिएगा। एवरेज टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका 32 डिग्री सेंटीग्रेड है समंदर का। और इसकी सैलिनिटी जो लाइफ को सुइटेबल है, लाइफ इसमें अपना गुजारा कर सकती है, वो 3.5% है। ये 3.5% इस पानी में नमक होगा। ठीक है। नमक से मुराद सिर्फ नमक ही नहीं, नमक से मुराद कंपाउंड है डिफरेंट ना, कार्बोनेट के, सल्फेट के, तो उनको हम सॉल्ट या सैलिनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हो जाए, लाइक 4.6 हो गई, तो वो लाइफ को कंटिन्यू नहीं रखता। कोस्टल सरफेस, एक सवाल पूछा है बच्चे ने, बच्ची ने मुझे, सॉरी। कोस्टल सरफेस क्या है? हमारे पास दो जगह होती हैं। हम जनरली तो सी, SEA, सी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो छोटे समंदर, मतलब जिसकी गहराई कम हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और हमारा वो एरिया जिस एरिया में आप सी के ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, उसे आप कोस्टल एरिया, कोस्टल सरफेस कहते हैं। कोस्टल सरफेस यूजुअली सी साइड से ज़रा डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंस होती है? मेरे ख्याल ड्राइंग बना के दिखानी पड़ेगी आप। यानी ये हमारे समंदर का एक पोर्शन बना रहा है। ठीक है। ये है और ये आप पिकनिक मनाने गए हैं, ये आप खड़े हैं। ठीक है। यहाँ पानी आ रहा है और यहाँ आप पिकनिक जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है उसमें समंदर के जहाज तो नहीं आ सकते। तो ये हमारी सी साइड होती है। कोस्टल साइड थोड़ी सी ज़्यादा एंगल पर शुरू हो जाती है। तो अब ये यहाँ हम नहीं आ सकते, ये तो बहुत गहरा पानी है। 100 मीटर है, 50 मीटर है, 150 मीटर है, तो इस जगह पे हम नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ शिप को किनारे पर खड़ा किया है, तो इसे कहा जाता है कोस्टल एरिया, कोस्टल सर्फेस। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके जी, तो हम बात कर रहे थे जनाब कि हमारा डेड सी, रेड सी, डेड सी भी कहते हैं ना उसको, रेड सी भी, लाल, लाल का मतलब लाल नहीं है, लाल का मतलब ये खतरा है, बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कि इसके अंदर जो सैलिनिटी है वो 4.6% है। और ये इतनी सैलिनिटी है कि हमारी लाइफ यहाँ कंटिन्यू नहीं रह सकती। तो इसीलिए इस समंदर में ज़िंदगी नहीं होती और इसको आप डेड सी के नाम से भी लिखते जानते हैं। क्यों नहीं हो सकती भाई? 4.6 है तो क्या हुआ? सैलिनिटी अगर 4.6 है तो क्या हुआ? कौन जवाब देगा कि भाई जिंदगी क्यों नहीं है? बोलो, चल जाए। हैं? 4.6 है तो क्या हुआ? कौन जवाब दे रहा भाई? शाबाश, जल्दी से बताइए।
चलो भाई बताओ, कहाँ हैं? 20 बच्चे हैं, 20 का मतलब 18 बच्चे हैं। हैं? कहाँ गए सब? मौजूद है ना? तो बोलो। बोलो नहीं, बल्कि लिखो कि भाई ये 4.6 से तो क्या हुआ, यहाँ जिंदगी क्यों नहीं चल सकती भाई? चलनी चाहिए जिंदगी, तो क्या है? राइट करो। सो गए क्या? तो नहीं आता तो ये लिख दो, सर आई डोंट नो, आप बता दीजिए। मगर कुछ तो राइट करो ना। चलो शुक्र है कि एक बच्चे ने कुछ लिखा है। सेल श्रिंक हो जाएंगे क्या? बिल्कुल सही कहा जी, कश्यप को गुड मिल जाता है, वेरी गुड। ठीक है जी। सेल श्रिंक हो जाने का मतलब है यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो हमारी एनिमल की डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब हो गई तो सेल का फंक्शन सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, दरम भरम हो जाएंगे। इसलिए लाइफ जो है यहाँ जिंदगी कंटिन्यू नहीं कर सकती अपने आप को। क्लियर? इसलिए डेड सी या रेड सी के नाम से हम इसको जानते हैं। एक ही बच्चा जाग रहा है, इसका मतलब है इसको उर्दू में कहते हैं बहरे मुर्दार। ठीक है। मुर्दार का मतलब मरा हुआ। तो यहाँ पर लाइफ जिंदगी या लाइफ को जो है वो जिंदा नहीं रह सकती। सेकेंडली हम ये भी एमसीक्यूज में आता है, 4.6 आप एमसीक्यूज में लगा दीजिएगा। एक क्वेश्चन कोई आया कि सर प्लीज कैन यू रिपीट दिस? रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। रेड सी had a 4.6% of salinity. This quantity of salt or other phosphate or nitrates वो क्या करेंगे जी? वो exomosis from the living cell and excrete out the water from the cell. सेल से पानी बाहर निकल जाएगा। Then cell dehydrated or shrink when metabolic process of the cell is stopped, तो लाइफ भी स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जी इतनी सारी हाई क्वांटिटी में अगर बढ़ जाती है सैलिनिटी तो ज़िंदगी को ऑस्मो रेगुलेट का जो प्रोसेस है वो ये एनिमल्स या प्लांट्स नहीं कर पाएंगे और ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। ठीक है। इसलिए यहाँ पर ज़िंदगी नहीं होती। इवन कि अगर आप कोई वीडियो शीडियो देख रहे हैं जिसमें रेड सी या डेड सी का, तो आपको नज़र आ जाएगी कि आप ह्यूमन यानी इंसान जो है उसमें जिसको स्विमिंग नहीं भी आती ना वो भी बेदर एक जंप मार सकता है, मगर ज़्यादा जोर से नहीं, आहिस्ता से। ज़्यादा जोर से जंप मारेंगे अगर आप थोड़ा ज़्यादा नीचे चले गए ना तो ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो ऊपर आप थोड़ी देर, लेकिन बहुत ज़्यादा देर भी नहीं। अगर आप ऊपर बिल्कुल हल्के से जंप मार कर जाते हैं पानी के, तो पानी आपको अंदर नहीं जाने देगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है आपकी बॉडी से, आपकी डेंसिटी कम है। तो आप ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, भले आपको तैरना ना आए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। पहले मैंने आपसे कहा क्योंकि प्रोसेस जब चल पड़ा तो फिर वो ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से श्रिंकिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। जबकि हमारा बाल्टिक सी, उसमें सैलिनिटी 1.2% होती है, बहुत कम होती है। यानी ये बिल्कुल आपको मीठा तो नहीं लगेगा लेकिन हल्का सा नमकीन लगेगा। और अगर आप बाल्टिक सी का पानी निकाल कर ठंडा करके पी लें तो शायद आपको मीठा लगे, नमकीन ना लगे। तो ये 70%, 3.5%
32 टेम्परेचर, 2.6, 1.2 और -2 डिग्री सेंटीग्रेड पोलर रीजन का कभी आया तो नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना एमसीक्यूज के लिए लगा लीजिए। शॉर्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है क्योंकि ये चैप्टर भी बॉटनी का है, तो 1 नंबर के लिए आपसे पूछी जाती है भाई अपवेलिंग किसे कहते हैं। The water of deep sea is brought to coastal surface by the action of wind, which moves surface water away, while deeper water come to the surface. This phenomenon is called upwelling. ठीक है, क्या कह रहे हैं जी? हम ये कहते हैं कि हमारा ये है जी डीप वाटर का, समंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समंदर पानी ब्लू कलर का मैं दिखा देता हूँ। समंदर का पानी ये जो सतह पर है, ये डीप वाटर से ये होता हुआ सरफेस कोस्टल एरिया पर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है? हवा। हवा चल रही है और हवा इसको चलते हुए पानी को लहरें बनाकर और आपके समुद्र के किनारे ले आती है। लहरों में आप खेल रहे होते हैं, वेव्स में। वेव्स को हम अपनी बायोगीटा में टाइड कहते हैं, टाइड। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं। अब ये पानी तो चला गया ऊपर से आगे, आगे चला गया यूं। वो ऊपर वाला एरो हवा का, नीचे वाला ये पानी का। फिर ये पानी जाता तो ये ऐसे नहीं कि बाहर ही निकल गया, ये फिर वापस नीचे आता है और लोअर सरफेस के डीप वाटर को धक्का देता है। लोअर का डीप वाटर धक्का खाकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। एक सर्किल बन गया। डीप वाटर upward or upward move towards the coastal surface. ये सर्किल लोअर डीप वाटर को, जो पानी जब समुद्र के नीचे सतह पर है, उसको उठाकर कोस्टल एरिया में ले आता है। बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? अपवेलिंग करना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अपवेलिंग। और अपवेलिंग क्यों जरूरी है? अपवेलिंग इसलिए जरूरी है कि समंदर के न्यूट्रिएंट्स को घुमाता रहना जरूरी है। पानी चलता रहे, ऑक्सीजन यहाँ से ऐड होती रहे और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे से ऊपर आते हैं, वरना न्यूट्रिएंट्स सिर्फ यहाँ जमा हो जाएंगे समंदर की गहराई में, और ऊपर वाली जगह पर जो एनिमल्स मौजूद हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा, मर आ जाएंगे। माइक्रो एनिमल्स, माइक्रो मरेंगे तो फिर मैक्रो भी मरेंगे, बड़े भी मरेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अप वैल्यू। क्लियर है जी? तो आगे चलें। आगे हमारे पास बात चुनाव आ जाती है क्या कि हम समंदर में एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें दिया जाता है, और आप जो हैं वो पेज नंबर 260 पर ही है, और यहीं पर आप लाइफ इन मैरीन वाटर में आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब द जोनेशन इन मैरीन वाटर। Describe the zonation in marine water. Zonation ये जुआ वाला नहीं है, ZONE, जोन वाला है जोनेशन। जोन वाला जोनेशन से मुराद है एरिया समंदर के हमने कैसे बनाया है। तो समंदर बड़ा है, बहुत गहरा भी है, तो इसके डिफरेंट एरियाज हैं, जोन्स। इन जोन्स को हमने क्यों बनाया? हॉरिजेंटली अ सी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हॉरिजेंटली अगर हम बात करें तो समंदर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है नियार्टिक रीजन और एक कहलाता है ओशियानिक रीजन। नियार्टिक रीजन वो है जो किनारे पर आपके शुरू होता है और 180 मीटर की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक जाता है।
ओशियानिक जोन वो है जो डीप सी कहलाता है, समंदर का गहरा एरिया। ठीक है, अब हम पहले डिस्कस करते हैं नियार्टिक रीजन को। तो अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो फिर आपको अलग अलग, और फिर नियार्टिक के अंदर कौन कौन सा है वो बताना होगा। ठीक है, नियार्टिक रीजन consists of shallow water present at the edge of continental shelf। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारी होती है समंदर के किनारे पर जो चट्टानें हमें नजर आती हैं वहाँ। नियार्टिक मीन्स zonation of the sea is divided into two areas. Number one, Nearctic region, और number two, Oceanic region। नियार्टिक रीजन जो होता है वो हमारा किनारे वाला जो पार्ट है ना समुद्र, जहाँ पिकनिक बनाने जाते हैं, वहां से लेकर 180 मीटर की गहराई तक अगर आप जाएं तो वो नियार्टिक रीजन कहलाता है। ठीक है, और ये आमतौर पर शेलो वाटर होता है। शेलो वाटर का मतलब होता है जिसमें मट्टी या रेत जो है ना मिलकर घूम रही है। जैसे आप समुद्र किनारे पे जाते हैं तो रेत होती है ना बहुत, और वो रेत पानी के साथ आती है आपके पास। तो ये तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वैसे भी पानी में जो किनारे पर है उसमें रेत शैलो, गदला पानी आप उसको कहते हैं उर्दू में, वो है। और हमारी जो चट्टानें हैं समंदर के अंदर या समंदर के किनारे पर बिल्कुल, उनको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक का एरिया आमतौर पर होता है। जैसे आप अगर गिडानी गए हैं तो गिडानी में आपने चट्टानें देखी होंगी, जहाँ आप बैठ कर पिकनिक मना रहे हैं, आगे भी आपको चट्टानें नजर आती है। अगर आप यहाँ सैंडस्पिट पर चले जाएं तो आपको समंदर में चट्टानें मिल रही हैं। ठीक है, तो इसकी डेप्थ अप टू 180 मीटर, आमतौर पे 180 200, 200 तो मैक्सिमम है ना, 200 मीटर से आगे तो हम इसकी बात कर ही नहीं सकते नियार्टिक की। ठीक है, दिस रीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जोन्स। तो इसे हम मजीद जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। ये कहलाता है हाई टाइडल, सुपरा टाइडल जोन। पिकनिक मनाने जाते हैं हम, पता नहीं आप लोग जाते हैं कि नहीं, हम भी कभी नहीं गए ना पिकनिक मनाने, लेकिन पहले जाया करते थे कभी, तो कॉलेज लाइफ में, और वैसे भी कभी कभी चले ही जाते हैं। तो नोट करें आप, जब अगर सुबह गए हैं समंदर के किनारे, तो पानी आपको थोड़ा दूर जहाँ आप खेलना कूदना शुरू कर रहे हैं, और सामान आपने थोड़ा सा पीछे ड्राई सरफेस पर रखा है, लेकिन 12-1 बजे पता चला कि आपका वो सामान पानी में भीगने लग गया है। तो आप उसको उठा कर फिर पीछे करते हैं, और तो ऐसा क्या हुआ कि पानी पीछे से आगे चला गया। दरहकीकत हमारी 24 आवर्स में 2 मरतबा हमारा समंदर हाई टाइडल, सुपरा टाइडल जोन बना था। टाइडल माने होता है वेव्स, कि पानी, लहरें जो बड़ी होकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। और मैक्सिमम इसका पानी कहाँ तक जाता है, उस इलाके को आप कहते हैं हाई टाइडल जोन या सुप्रा टाइडल जोन। ठीक है, जबकि दूसरी होती है लो टाइडल जोन, सब टाइडल जोन। कौन सी हो गई? वो वाली जहाँ पर आप सुबह में गए थे 8 बजे या 9 बजे, तो पानी जिस जगह पे आपको नजर आया था आगे पीछे, है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ था, तो वो इसकी लो टाइडल जोन था। वहाँ पर लहरें थोड़ी कम कम, छोटी छोटी बनकर आ रही थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लहरें बड़ी होती जाएंगी, टाइड बड़ा होता जाएगा, और वो आगे तक पहुंचेगा, तो उसको हम कहेंगे हाई टाइडल। और जो मिनिमम जगह थी उसको कहेंगे लो टाइडल जोन, और इनके दरमियान होगा इंटरमीडिएट, इंटर टाइडल जोन। ठीक है, तो ये हमारा जोन वाइज हम इसको नियार्टिक का पहले हिस्से को डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? पानी कितना देर आ रहा है, पानी कितना पीछे जा रहा है ना।
अब नियार्टिक जोन इज द मोस्ट प्रोडक्टिव जोन ऑफ द सी। ये मोस्ट प्रोडक्टिव जोन है। प्रोडक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में प्लांट्स आपको नज़र आते हैं। ये जैसे हम आपको डायग्राम से शो करें, ठीक है? ये जो यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये यहाँ तक का, तो ये मैक्सिमम पानी आ रहा है यहाँ तक, तो इसे आप कहते हैं हाई टाइडल जोन, ठीक है? जबकि हमारा पानी मिनिमम यहाँ तक तो नहीं जाएगा, इसके बीच में कहीं यहाँ किसी जगह हो सकता है जहाँ तक कम से कम हो, तो वो कहलाएगा लो टाइडल जोन। यहाँ तक का जो फासला है 200 मीटर तक का, ये हमारा नियार्टिक रीजन कहलाता है, कोस्टल ओशन या नियार्टिक, ठीक है? अब ये पूरा पीछे तक जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जो है ना, अब गहराई शुरू हो गई। गहराई क्यों शुरू हो गई? कि अचानक से ज़मीन नीचे कट मार, यहाँ पर स्लोप आहिस्ता आहिस्ता है, स्लो स्लो है, और वहाँ स्लोप बड़े तेजी से था। तो यहाँ बीच में इनके दोनों के हाई और लो के बीच में होगा इंटरटाइडल जोन, ठीक है जी? और इन दोनों में हमारे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको एमसीक्यूज भी आता है, और आपसे सवाल भी पूछ लें अगर तो पूछ लें शॉर्ट क्वेश्चन में। और वो जी पेज नंबर 262 की पहली लाइन में है, आपको नजर आएगा एगर के नाम से, ठीक है? क्योंकि होता ये है कि जब ये लो टाइड बनती है तो पानी पीछे चला जाता है, हाई टाइड बनती है पानी आगे आ जाता है। जैसे मैं एक निशानी बना दूँ हाई टाइड का, ये लो टाइड का, इन बिटवीन यहाँ पर हमारे इंटर टाइडल जोन। तो यहाँ पानी क्या हो रहा है? कभी जा रहा है कभी आ रहा है। दिन में 2 बार तो ऐसा हो रहा है कि पानी यहाँ तक पहुँचा और फिर पीछे चला गया। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, तो ख़ास तौर पे प्लांट्स की बॉडी के ऊपर आउटर कवरिंग पे एक केमिकल मौजूद होता है जिसे अगर कहा जाता है, जेली लाइक होता है, और ये जेली लाइक उन प्लांट्स को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो पानी तो पीछे चला गया, वो प्लांट है वो तो आगे नहीं जा सकते ना पानी के अंदर वापस, एनिमल तो फिर भी चले जाते हैं, लेकिन बाद दफ़ा एनिमल फंस भी जाते हैं, लेकिन वो फंसेंगे तो पानी के अंदर ही रहेंगे, यानी जो पत्थरों के बीच में पानी पड़ा है उसमें रुक जाए किसी वजह से, तो वो तो कोई मसला नहीं है, पानी के अंदर ही है। लेकिन जो हमारे प्लांट है वो तो पानी अगर पीछे चला गया तो ड्राई होकर सूख जाएंगे, तो लिहाजा नेचर ने क्या किया, उनकी बॉडी के ऊपर एक केमिकल यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगी और वो उनको ड्राई होने से बचाता है, इसे आप कहते हैं अगर, ठीक है? क्लियर जी? यहाँ तक कि आज की कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो पूछें, वरना फिर हमारी तरफ से तो खुदा हाफिज़ है, ठीक है? टाइम भी हो चुका है। मैं वेट करता हूँ 1-2 मिनट, आप इधर से जो भी सवाल हो तो मैं उससे कर दूँ, वरना फिर हम चलते हैं जी घर। आप तो हैं ही घर में, हमें घर जाना।